कंपनी में जो पढ़ा वो पढ़ा कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अपनी फॉर्मेट्स हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देता है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 13, 14, 15, 16 प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस अगर हमारे पास कोई हो, माइनस एप्रोप्रिएशंस और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का इसका नाम है इंटरेस्ट अर्न्ड, इसका नाम है हमारे पास अदर इनकम, इसका नाम है हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इसका नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये नाम ही प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज है, बाकी तो सब अपनी जगह पर है। हम बात करते हैं पहले तो जो कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट में चला जाता है टू शेड्यूल नंबर 2। एप्रोप्रिएशंस जो हो सकती है वो कहाँ हो सकती है? एक होती है स्टैट्यूटरी रिजर्व में, जो कि आपको क्वेश्चन साइलेंट भी हो तो भी करनी पड़ती है। किसकी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 25% तुम्हें ट्रांसफर करनी पड़ती है। हमारे पास अगर क्वेश्चन में कोई और प्रतिशत लिखी हो तो उसकी बात कर लेंगे और क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। इसका दूसरा नाम रिजर्व फंड भी होता है। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन रेवेन्यू रिजर्व में भी हो सकती है, जो क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से होती है। क्वेश्चन में नहीं लिखा तो रेवेन्यू रिजर्व में कुछ भी नहीं डालते हैं। क्वेश्चन वाला कहता है प्रपोज डिविडेंड को प्रपोज कर दो, तो आप इस चैप्टर में प्रपोज को प्रपोज कर दीजिएगा, यहाँ जमेला नहीं डालेंगे। प्रपोज डिविडेंड बाद में बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 5 में जाता है। ओपनिंग बैलेंस होता है जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं तो आप इसको क्या अज्यूम कर लेते हो? जीरो अज्यूम कर लेते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो पैट होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी तीन चीजों से बनती है। एक होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि हम बाद में बताएंगे समरी नोट में कितने कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा ये बनाई जाती है प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी वो भी बनाई जाती है। ये बाद में हम नोट में बताएंगे कि कैसे आप प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट बनाते हो। इसके अलावा बनाई जाती है प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसके लिए आप अपने पास इनकम में से सारे के सारे खर्चे माइनस कर देते हो, जो भी आपके पास है, इनटू रेट ऑफ टैक्स लगा देते हो, तो आपके पास प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज का अमाउंट निकलाता है। ऑपरेटिंग खर्चों में आपके सारे के सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि रेंट आता है, जैसे कि सैलरी आती है, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग स्टेशनरी आती है, एक्सेट्रा। इसकी ज्यादा में चर्चा नहीं कर सकता। इंटरेस्ट पेड कौन से होते हैं? जो हम पे करते हैं ऑन डिपॉजिट, जो हमने डिपॉजिट पे किया हो, चाहे हमने बोरोइंग पे किया हो, चाहे हमने टू आरबीआई पे किया हो, जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारे पास यहाँ पर चला जाएगा। जो अदर इनकम होती है वो होती है कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो सकता है। इसके अलावा रेंट इनकम हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास मिसलेनियस रिसीट्स भी हो सकती है। ये आपके पास अदर इनकम की आइटम्स होती हैं। इंटरेस्ट अर्न के अंदर हमारे पास जो आइटम्स होती हैं वो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट होता है, जो कि अलग आइटम है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स भी आती है, और इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई, जो आपने आरबीआई से इंटरेस्ट अर्न किया वो ये है। जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ये इंटरेस्ट भी हो सकता है और ये डिविडेंड भी हो सकता है, लेकिन इसको अलग दिखाया जाता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के अलग। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारे पास जो लिया जाएगा वो बाद में बताएंगे पीएनपी पर कैसे लेते हैं। इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। के शेड्यूल नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 हमारे पास ये कौन से शेड्यूल्स हैं? दिस इज बेसिकली ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नंबर 1 शेड्यूल में हम लोग कैपिटल दिखाते हैं। कैपिटल में हम पूरी डिटेल देते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इसके बारे में आमतौर पे आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होती है। नंबर 2 पे आपके सारे रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है, जनरल रिजर्व का आता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व आता है, रिजर्व आता है। इनके लिए वैसे कायदे से ओपनिंग बैलेंस,
एडिशन, क्लोजिंग बैलेंस बताना होता है। डिपॉजिट्स हमारे पास डिपॉजिट्स कहलाते हैं। डिपॉजिट का मतलब डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज भी है। डिपॉजिट कौन से हो सकते हैं? सेविंग बैंक के डिपॉजिट हो सकते हैं, करंट अकाउंट के डिपॉजिट हो सकते हैं और टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं। डिपॉजिट इसके अलावा किसी और नाम से हो सकते हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट के नाम से भी हो सकते हैं, मार्जिन के डिपॉजिट के नाम से भी हो सकते हैं, गोल्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं, मेटल के डिपॉजिट भी हो सकते हैं। इन डिपॉजिट्स के अंदर सबसे मजे की बात यह है कि करंट अकाउंट में अगर कभी डेबिट बैलेंस आ जाए, अगर इसका डेबिट बैलेंस आए तो हम उसको अपने पास डिपॉजिट नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडवांस बोलते हैं और उसको हम शेड्यूल नंबर 9 में लेकर जाते हैं। नंबर 4 में हमारी बोरिंग्स होती है जिनमें कोई भी मत्था पच्ची आपका इंस्टीट्यूट आपको नहीं देता है। 5 नंबर में हमारी अदर लायबिलिटीज होती हैं। अदर लायबिलिटीज में बिल्स पेबल होते हैं, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, जो ये आपस में ब्रांचेस एक दूसरे को पैसा देती लेती है, इस तरह की इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट भी आती है। एक्रूड इंटरेस्ट भी आता है। सभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी इसी में आती है 5 नंबर में। 6 नंबर में दो चीजें आती हैं, एक तो कैश इन बैंक, कैश का बैलेंस आता है और बैलेंस विद आरबीआई का बैलेंस आता है। इसका हेडिंग का नाम भी यही होता है, कैश इन है तथा बैलेंस विद आरबीआई। 7 नंबर का जो नंबर है नाम है उसका बैलेंस है बैलेंस विद अदर बैंक, जो अदर बैंक्स के अंदर आपने पैसा रखा हुआ है, तथा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसमें कोई आपको अदरवाइज दिक्कत नहीं होती। इसमें क्लेम्स ऑन अदर बैंक वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर में हमारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी की भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट शेयर डिबेंचर की भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट गोल्ड की भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट अदर भी हो सकती है। जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, इस वीडियो को आप अगर लग रहा हो कि बहुत तेज चल रहा हूं मैं, तो आप इसको स्लो कर सकते हो। नॉर्मल यूट्यूब में भी जैसे आप करते हो ऐसे स्लो करके अपने पास इस वीडियो को सुन सकते हो। आप एलएमएस की वीडियो डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हो। 9 नंबर हमारा हीरो है बोलते हैं एडवांसेस को हम 3 प्रकार से अपने पास बाइफरकेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में आप बाइफरकेट ना भी कर पाए तो आपको तब भी डिटेल्स आर एज्यूम्ड करके बाइफरकेट करना जरूरी है। इसमें 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले तो एज पर टर्म होता है जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं, बिल, परचेज एंड डिस्काउंटेड। दूसरा कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट एंड लोन रीपेबल ऑन डिमांड। तीसरा हमारे पास है टर्म लोन। इसके अलावा हम एज पर सिक्योरिटी भी देखते हैं। सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स होता है, सिक्योर्ड बाय गारंटी होता है तथा अनसिक्योर्ड होता है। इसके अलावा हम इनको सेक्टर वाइज भी देखते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, बैंक होता है तथा अदर होता है। यानी इस तरह से 9 नंबर के शेड्यूल को डालते हैं। यदि इसके अंदर डेबिट बैलेंस आ जाए तो शेड्यूल नंबर 9 के अंदर वो कहां पर जाता है? वो आपके कैश क्रेडिट के अंदर ऐड कर दिया जाता है। अगर इसका डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम यहां पर क्लब करके दिखाया करते हैं। इसके अलावा 10 नंबर में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आएंगे और चाहे लीज्ड एसेट्स वो भी हमारे पास यहां पर चले आएंगे। अगर इनमें कोई डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन को भी दिखाते हैं। क्या डेप्रिसिएशन को और कॉस्ट को अलग-अलग दिखाना चाहिए? ये हमने पहले भी बताया हुआ है, जैसे कंपनीज में भी होता है, हम उसकी कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को अलग-अलग दिखाएंगे। आप हमेशा ग्रॉस मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो कि आप कैश फ्लो में भी पढ़ते थे। यानी हमेशा कॉस्ट भी दिखाओगे और डेप्रिसिएशन दिखाओगे, नेट एसेट को नहीं दिखाया जाता। 11 नंबर में आपके पास अदर एसेट्स आएंगे। जो अदर एसेट्स में कौन से हैं? उसमें एक तो नॉन बैंकिंग एसेट थे जो हमने विजय माल्या का सामान छीन रखा था, वो वाले एसेट्स आएंगे। इसके अलावा हमारे इंटरेस्ट एक्रूड आएगा। इसके अलावा जो आपने स्टेशनरी रखी हुई है, जो आपके पास कोई स्टेशनरी पड़ी हुई है, तो वो स्टेशनरी भी आपके पास इसमें आती है। 12 नंबर में अपने पास कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, जिसका एक उदाहरण है AEOO। इसका हमें क्वेश्चन में अकाउंट बनाने को भी आ सकता है, जिसके अंदर आप मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम है AEOO अकाउंट। AEOO अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और फिर लिखते हैं नरेशन, चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए। नरेशन क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
ऑफ AEOO। तो हमारे पास यहाँ जो आइटम्स आती है वो कौन सी होती है? ये आती है गारंटी गिवन, कि जो गारंटी दी है दैट इज योर गारंटी गिवन, उससे आपका क्रेडिट बढ़ जाता है। जितनी गारंटियां भी ऑनर हो जाती है बाय बैंक, उससे गारंटियां कम हो जाती है, और जितनी गारंटियां भी ऑनर कर देता है क्लाइंट, उससे भी बैलेंस कम हो जाता है। जो बाकी बचता है वो 12 नंबर शेड्यूल में आता है। एक आइटम 12 नंबर शेड्यूल के बाद और लिखते हैं जिसका नाम है बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन के लिए हम लोग अपने पास एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट, और इसका एक और भी अकाउंट बन जाता है बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। हमें कभी-कभी क्वेश्चन में बिल फॉर कलेक्शन का एसेट अकाउंट बनाने को बोलता है और बिल फॉर कलेक्शन का लायबिलिटी बनाने को बोलता है। बिल फॉर कलेक्शन के एसेट में क्या होता है? इतने बिल्स आए थे हमारे पास ओपनिंग में थे, इतने बिल्स हमने और इस साल रिसीव कर लिए। जितने बिल्स ऑनर हो गए वो हमने क्रेडिट कर दिए, जितने डिसऑनर हो गए वो क्रेडिट कर दिए, बाकी पीछे बैलेंस बच गया। जो आपके पास लायबिलिटी है उसमें भी यही चीज होती है, लेकिन वो रिवर्स लिखते हैं। हम उसमें भाषा बदल देते हैं, बोलते हैं इतने के बिल्स का जिम्मा हमारे पास था, इतने बिल्स और रिसीव कर लिए, इतना जिम्मा बढ़ गया। जितने ऑनर हो गए उतने के बिल्स का जिम्मा खत्म हो गया, जितने डिसऑनर हो गए उतने का जिम्मा खत्म हो गया, जितना बाकी बच गया उतना जिम्मा रहेगा, और वही आपके पास शेड्यूल नंबर 12 के बाद में दिखाया जाता है। इसके अलावा हमने आपके साथ बताया था कि बैंकिंग कंपनीज के अंदर हमारे पास प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं। जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है हमें वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो कौन से प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रूडेंशियल नॉर्म में सबसे पहले मैंने बताया था इनकम रिकॉग्निशन। तो हमने कहा इनकम रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारा इनकम रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जो आप अपने पास यहाँ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को बुक कर रहे थे, इसकी बात कर रहा हूँ। जो परफॉर्मिंग एसेट है उसके ऊपर तो आप एक्रूअल बेसिस पे बुक करेंगे, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसके ऊपर आप कैश बेसिस पर बुक करेंगे। यहाँ सवाल उठता है व्हाट डू वी मीन बाय एनपीए? तो एनपीए का मतलब क्या है? तो हमने कहा एनपीए के अंदर हम दो बाइफरकेशन कर सकते हैं। बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड तथा जो टर्म लोन होते हैं ये हमारे एनपीए कब बन जाते हैं? अगर ये होली या पार्शली। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग से दिक्कत हो तो इस वीडियो को स्लो करना, अपने पास ये चार्ट दोबारा बना लेना, जहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप पूरा लिख सकते हो, ऑडियो को धीरे-धीरे सुनकर। तो मैंने कहा होली और पार्शली अपने पास आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ओवरड्यू है, कितने पीरियड के लिए? फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। तो क्या बन जाता है? वो एनपीए बन जाता है। और अगर मान लीजिए वो कैश क्रेडिट है एंड ओवरड्राफ्ट, तो ये एनपीए बन सकता है इन चार में से किसी एक कारण से एनपीए बन सकता है। वो चार कारण से हैं। हम अगर स्टॉक स्टेटमेंट जमा नहीं करवाते हैं, क्लाइंट ने स्टॉक स्टेटमेंट जमा नहीं कराई है फॉर पीरियड कितना मोर देन 6 मंथ, या उसके खाते में कोई क्रेडिट ही नहीं हुए हैं कितने पीरियड के लिए? फॉर 90 डेज, या लो क्रेडिट हुए हैं व्हिच इज लेस देन द इंटरेस्ट चार्ज, यानी जितना ब्याज लगा था उतना भी क्रेडिट नहीं हुआ है इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, तो भी क्या बन जाएगा? एनपीए। या अगर मान लीजिए हमारे पास ओवरड्रॉन बैलेंस है जो कि सैंक्शन लिमिट से ज्यादा चल रहा है, या ड्रॉइंग पावर से ज्यादा चल रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? दैट इज योर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट आर कंसीडर्ड टू बी एनपीए। बाकियों को हम परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। हम अपने पास एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने के लिए हमारे पास डेटर्स की क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। उनमें हम क्या बोलते हैं? एक है स्टैंडर्ड एसेट के भी हमने पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट कर दिए? 4। अगर वो एग्रीकल्चर का एडवांस है तो रेट क्या है उसका? 0.25%। यदि मान लीजिए वो रियल एस्टेट है और रेजिडेंशियल है तो रेट है 0.75%। अगर वो रियल एस्टेट है और वो है कमर्शियल, रेट है 1%। बाकी क्या है?
0.5%। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा क्या मानते हैं कि वो अदर कैटेगरी का है। इसके अलावा जो आपके सब स्टैंडर्ड होते हैं सब स्टैंडर्ड में अगर वो सिक्योर्ड है तो रेट है 15%। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप हमेशा यही मानते हैं कि वो सिक्योर्ड है। अगर वो एस्क्रो द्वारा सिक्योर्ड है तो रेट है 20%। बाकी केसेस में रेट क्या है? अनसिक्योर्ड में रेट कितना है? 25%। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई डाउटफुल है जो कि अनसिक्योर्ड है तो डाउटफुल अगर अनसिक्योर्ड है तो रेट है 100%। और अगर डाउटफुल सिक्योर्ड है तो हम इसके अंदर फिर से कैटेगरी बनाते हैं। पहली कैटेगरी क्या होती है कि अगर उसकी लाइफ 0 से 12 मंथ है तो उस पर रेट है 25%। अगर उसकी लाइफ 12 से लेकर 36 महीने तक है, इसका ना 36 महीने इसमें आ जाएंगे, वो रेट कितना है? 40%। 36 से ज्यादा मोर देन 36 का रेट कितना है? 100%। इसके अलावा लॉस जो कि ऑडिटर की रिकमेंडेशन पे बनते हैं उनका रेट कितना है? 100%। हम इनके रेट्स के हिसाब से प्रोविजन बनाते हैं। यहाँ हमने बात करी थी कि कई बार हमारे पास जो एसेट होते हैं वो हमारे कवर्ड बाय ECGCCGDSI और DICGC इनसे अगर वो कवर्ड है तो हम क्या करते हैं? हम अपने पास पहले प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं एज रूटीन ऑन सिक्योर्ड एसेट। सिक्योर्ड की वैल्यू कौन से दिन देखी जाती है? ये बैलेंस शीट डेट पर जो मार्केट वैल्यू होती है उसके हिसाब से पता चलता है क्या सिक्योरिटी है। पुरानी वैल्यू नहीं चाहिए। इसकी प्रोविजन बनाएंगे एज इट इज। लेकिन जो अनसिक्योर्ड पार्ट है अनसिक्योर्ड एसेट के ऊपर प्रोविजन बनाएंगे जो रिक्वायर्ड रेट है और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। क्या माइनस कर दिया जाएगा? लेस। जितने रुपए का भी कवर मिलता है। कवर आपको अलग प्रकार से बता सकता है। वो बोल सकता है कवर साहब इसके अंदर 50% ले लो या लिमिट लगा देगा अप टू 1 लाख ले लो। जितना कहेगा उतने लिमिट लेंगे और उसके हिसाब से प्रोविजन बनाएंगे। दिस इज द प्रोविजन अमाउंट जो हम अपने पास कैलकुलेट करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। इसके अलावा हमने कहा हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी प्रोविजन बनाएंगे। हम अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी भी है टोटल इन्वेस्टमेंट उसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहला 75% जिसको हम क्या नाम दे देंगे? करंट इन्वेस्टमेंट। और बाकियों को बोलेंगे 25% जिसका क्या नाम रखेंगे? हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। जो करंट इन्वेस्टमेंट है इन पे प्रोविजन कैसे बनाई जाएगी? कॉस्ट माइनस मार्केट वैल्यू। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो बनेगी प्रोविजन फॉर डिक्लाइन जो कि आपके पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर बनेगी और शेड्यूल नंबर 5 में यहाँ पर रिपोर्ट होगी। और जो 25% इन्वेस्टमेंट है उन्हें हम कॉस्ट पर दिखाएंगे। उन पर आपको कोई प्रोविजन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा हमने आपसे कहा था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ढूंढने का तरीका क्या है? अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ढूंढने के लिए आपको मार्केट वैल्यू देखनी पड़ती है। कौन से दिन देखनी पड़ती है? ऑन बैलेंस शीट डेट देखनी पड़ती है कि आपकी बैलेंस शीट डेट पर क्या है। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि बैंक कुछ रेशियोज भी कैलकुलेट करता है। कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करता है? बैंक अपने पास SLR रेशियो लेता है जो कि आजकल 18% है। आप एग्जाम से पहले जब जाएंगे तो एक बार गूगल करके आप इस रेशियो को चेक कर लेंगे। आप 18% ले लेंगे तो भी आपका रेशियो ये चल जाएगी। SLR के लिए हम क्या करते हैं? हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का पहले 18% निकालते हैं। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या है? जो आपका शेड्यूल नंबर 3 था वो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का था, उसका 18% देखते हैं। ये मेरे पास किसमें होना चाहिए? ये मेरे पास लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए। लिक्विड एसेट्स में कौन से एसेट्स हैं? इसमें कैश हो सकता है, RBI का नॉन करंट का बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा हमारा बैलेंस अदर बैंक हो सकता है, मनी कॉल एंड शॉर्ट नोटिस हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास अनएनकम्बर्ड यानी कि जो अनएनकम्बर्ड जो सिक्योरिटीज को बेचने में प्रॉब्लम नहीं है वो हमारे पास आ सकती है। ये रेशियो सिर्फ आप अपने पास चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे आपकी लिक्विडिटी है या नहीं है। आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि एक और रेशियो होती है उसका नाम है CRR जो कि आजकल चल रही है 4.5%। ये भी एग्जाम से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि गूगल करके रेशियो क्या चल रही है। ये बनाई जाती है BTL का 4.5% और ये जो अमाउंट होना चाहिए
ये होना चाहिए या तो कैश में या ये होना चाहिए आरबीआई करंट अकाउंट के अंदर। यदि आपके पास एक्सेस लिक्विडिटी वहां पर है, अगर एसएलआर आपके पास एक्सेस आ रही है, तो आप सीआरआर को मेंटेन भी करेंगे। मेंटेन करने की जनरल एंट्री क्या होगी? जब आप इसको बनाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैलेंस विद आरबीआई करंट अकाउंट डेबिट, और आप क्रेडिट कर देंगे बैलेंस विद अदर बैंक। तो इससे आपका काम बन जाएगा। क्या ये रेशियोज किसी भी क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेंगी? जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांग ली जाती है तो आपको ऐसा करना पड़ता है। दो क्वेश्चन बैलेंस शीट के हैं, इसका मतलब उन क्वेश्चंस में मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, वो क्वेश्चंस हमने भी किए नहीं है। इसके अलावा एक रेशियो और होती है, उस रेशियो का नाम है हमारे पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने के लिए आपको दो चीजों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। रेशियो कितनी है? आजकल 9% है मिनिमम। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कैपिटल टियर 1 प्लस टियर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ एडजस्टेड एसेट्स तथा रिस्क ऑफ बैलेंस शीट आइटम। इसको मल्टीप्लाई करके हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें कैपिटल को टियर 1 में क्या लेते हैं? इसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व लेते हैं, रिजर्व फंड लेते हैं, जनरल रिजर्व लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, तथा हम अपने पास कैपिटल रिजर्व लेते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं, लेकिन वो कैश रियलाइज होना चाहिए। माइनस कर देते हैं जो हमारे लॉसेस होते हैं, या जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं, या जो डेफर्ड टैक्स एसेट्स होते हैं, या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होती है, वो माइनस कर दिया जाता है। इसके अलावा हम अपने पास टियर 2 में जो लेते हैं, टियर 2 में हम क्या लेते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हैं तथा 45% हम 55% की डिस्काउंटिंग करने के बाद हम अपने पास कैपिटल रिजर्व लेते हैं। ये नॉन कैश वाला है। सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं, ये नॉन कैश वाला है। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो होता ही नॉन कैश है, तो 45% लिया जाता है। इसके अलावा रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, जो कैश बैलेंस विद आरबीआई है। इसके ऊपर 0% रिस्क है, जो अदर बैंकों में पैसा रखा हुआ है, बाकी बैंकों में पैसा रखा हुआ है, वो 20% है। उसके और भी नाम है, क्लेम विद द अदर बैंक्स, जो हमारे पास दूसरे बैंकों में पैसा रखा है उसको बोलते हैं। जो आपकी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उन पे 0% रिस्क है। जो इन्वेस्टमेंट आपके पास है इन वेंचर कैपिटल फंड, उस पे 150% का 150% का रिस्क है। जो आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट रखी है उसके ऊपर आपका 0% रिस्क है। बाकी के ऊपर आपका 100% रिस्क है। जो आपने एडवांसेस दे रखे हैं और वो एडवांसेस आपने गवर्नमेंट को दे रखे हैं, उसके ऊपर आपका 0% रिस्क है। एडवांसेस अगर आपने अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट है तो उस पे आपका 0% रिस्क है। जो एडवांसेस पीएसयू के साथ सिक्योर्ड है, पीएसयू ने सिक्योर कर रखे हैं, उन पे 0% रिस्क है। जो एम्प्लॉइज को आपने सुपर एनुएशन के अगेंस्ट एडवांस दे रखा है उस पे 20% रिस्क है। जो ईसीजीसी के एडवांस या जितने नाम लिखे थे इन सबके ऊपर जो सिक्योर्ड होते हैं उन पे 50% है। बाकी सब एडवांसेस के ऊपर रिस्क कितना है? 100% है। अदर एसेट्स के ऊपर भी रिस्क 100% का है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स एंड लीज एसेट्स के ऊपर भी रिस्क कितना है? 100% का है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में रिस्क कितना है? 100% का है। और रियल एस्टेट की अगर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो रिस्क 150% का है। रेशियो मैंने आपको पहले बता दी होनी चाहिए। इसके अलावा हमने आपको कहा कि बैंकिंग कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं डिविडेंड बांटने के ऊपर, जो कि सेक्शन 15 में बताई गई है। वो ये कहता है कि आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को तथा अपने और इस तरह के आइटम को राइट ऑफ करके ही डिविडेंड बांटना अलाउड है। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जरूर बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 75% इन्वेस्टमेंट पर बनाएंगे तो ही आप अपने पास डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैंने अपने पास थ्योरी का ये पार्ट कवर कर दिया, थ्योरी का ये वाला पार्ट कवर कर दिया। बैंकों की फाइनेंशियल पॉलिसी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी हो सकती हैं? वो रिलेटिंग टू एसेट्स हो सकती हैं, फिक्स्ड एसेट्स हो सकती हैं, नॉन बैंकिंग एसेट्स हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हो सकती हैं, एडवांसेस की हो सकती हैं, फॉरेन एक्सचेंज की हो सकती हैं, इंटरेस्ट के ऊपर हो सकती है कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दीस आइटम दैट बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। विद दिस whole topic is covered in this video। क्या आपको ये चैप्टर बड़ा था लेकिन मैंने उसको ट्राई किया एक सिंगल, तकरीबन मेरे ख्याल से कितना समय लगा होगा इस वीडियो को बनने में? मेरे ख्याल से मैंने टाइम देखा नहीं था तब कितना समय था। हर्ष ने कहा 20 मिनट लगे होंगे, तो यानी 20